छोटे सी उम्र में ये इतना सारी जो शोहरत है, जो सफलता है, क्या करेंगे भाई, कहाँ लेकर जाएंगे? सफलता और शोहरत को लेकर के कहाँ जाता है, इसी समाज में रहता है, इसी समाज की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और लोगों को शिक्षित करने के लिए काम किया जाएगा, जागरूक करने के लिए काम किया जाएगा। उसके लिए जो जो माध्यम जरूरी हैं उनका सहारा लिया जाएगा। पहले मैंने कवि सम्मेलन और मुशायरों के प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, इस्तेमाल किया। अब कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति के मंच का सहारा लेकर के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। जी, आपकी जो दो नज्म हैं, एक तो मदरसा और दूसरा हाँ मैं कश्मीर हूँ, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। आप प्रोटेस्ट पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। प्रोटेस्ट पोइट्री, ये एक नया शब्द है, प्रोटेस्ट पोइट्री, पॉलिटिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। और ख़ास बात ये कि आप कांग्रेसी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा की ससुराल मुरादाबाद से चुनाव लड़े हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ कैसे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने कविता जो मंचीय कविता थी, जो मुशायरों की शायरी थी, उसमें मुद्दों और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई चीजों को उठाना शुरू किया, जिसकी वजह से देश भर में, दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। और मैंने कोशिश करी कि वो विषय जो मीडिया से छूट जा रहे हैं या सियासत से छूट जा रहे हैं, उनको अपनी नज्मों का हिस्सा बनाऊं और लोगों के बीच जा करके, क्योंकि देश में एक बड़ी तादाद है कवि सम्मेलन मुशायरा सुनने वालों। हर रात किसी न किसी शहर में 20-25 हजार 50 हजार तक लोग सुनने आते हैं लाइव। तो मेरी कोशिश थी कि उनके बीच में जाऊं और लोगों ने पसंद किया। फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए। लोगों का दर्द बांटने के लिए सिर्फ मंच काफी नहीं है, उसके लिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। तो कांग्रेस में मुझे राहुल जी पसंद है, प्रियंका जी की राजनीति पसंद है। मैंने बात करी, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी कांग्रेस के लिए काम करता रहूँ। आपको लगता है कि आप करें राहुल जी पसंद हैं, प्रियंका गांधी पसंद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी राजनीतिक भविष्य हाल फिलहाल अगले 5-10 साल तक बहुत ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की भविष्यवाणी करनी चाहिए। बहुत जल्द चीजें बदल रही हैं देश में। 2013 में नरेंद्र मोदी जी का भविष्य कोई राजनीतिक तौर पर दिल्ली में देख रहा था क्या? नहीं देख रहा था। तो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो आज अगर हम आप ये कहें कि नहीं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, तो फिर भविष्य है किसका? ये भविष्यवाणी हम आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इस देश की नहीं, हमारा भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अपनी राय जता सकते हैं। स्वतंत्र लोकतंत्र में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। बिल्कुल अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं भी कह रहा हूँ कि दौर बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा। चीजें अस्थायी थोड़ी होती हैं राजनीति में। अच्छा, आपने हमारी हिंदी खबर की जो ट्विटर प्लेट थी उसको ट्वीट करते हुए लिखा कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। ठीक है, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। इसका मतलब इसका मतलब यही है कि मैं अमूमन न्यूज चैनल्स पे कम बैठता हूँ, कम जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बचूं, क्योंकि इस समय ना तो सार्थक बहस हो रही है किसी न्यूज चैनल पर और ना ही कोई काम की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। तो मैं अमूमन नहीं जाता हूँ, लेकिन आपके बारे में एक अच्छी धारणा है मेरे मन में। हिंदी खबर मुद्दों पे बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि आपके बीच आना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुर्गे लड़ाना भी अपने आप में ग्रामीण भारत में मनोरंजन की एक परंपरा है सर। पूरे भारत को ही ग्रामीण भारत समझ लेना भी तो गलत है ना। अभी मैंने देखा कि एक बड़े मशहूर पत्रकार के द्वारा एक बड़े राजनेता के ऊपर एक टिप्पणी की गई। उसके बाद उस दल के लोग तनतना गए, फनफना गए, और उसके बाद कल रात के एक वीडियो उस अमुक पत्रकार ने जारी किया। आपने अपने ट्वीट में भी उसको लिखा और कहा कि भाई क्या वो छाती पीटे, क्या था सर वो? छाती पीटना हिंदी साहित्य में एक मुहावरा है। उसे चरित्रार्थ होते हुए देखिए। मैंने उनका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था। क्या है पहली बात तो अतुल जी, इस देश में इमरान भाई, इस देश में दिक्कत ये है कि दरअसल जो व्यक्ति हमारे मुताबिक बात करता है तो वो बड़ा आज़ाद है, बड़ा धर्मनिरपेक्ष है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और फला फला अच्छी चीज़ें, और जो हमारे मुताबिक बात ना करे वो इस देश में दोगला है, वो इस देश में भड़वा है, वो इस देश में दल्ला है, वो इस देश में गोदी मीडिया है, वो इस देश में फलाना मीडिया है। उसका टैगिंग शुरू हो गई है। एक हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया फलाना व्यक्ति पत्रकार है। हमने कहा अच्छा। मेरे साथ में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने मजाक में पूछा भैया किस पार्टी का?
तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा खांचेबाजी बंद करनी पड़ेगी। मुझे अतुल जी आपसे पहली बात तो ये पूछना है कि बड़ा पत्रकार आप जिन्हें कह रहे हैं, हाँ। उन्हें बड़ा पत्रकार आप किस आधार पर कह रहे हैं? उनके वेतन की वजह से जो उन्हें उनके ही चैनल द्वारा मिलता है, या उन्होंने एक संस्थान खड़ा कर लिया है इसलिए? बड़े पत्रकार होने की परिभाषा क्या है? मैं किसी भी कीमत पर सीधे नाम लेके कह रहा हूं कि मैं अर्णव गोस्वामी को पत्रकार नहीं मानता। वो पत्रकारी है, जो भी मिथक हैं उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठते। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है, मैं जानता हूं कि श्वेत पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता क्या होती है। मैं हिंदी खबर पे बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा हूं जी। तो आपको ये लगता है कि वो पीत पत्रकारिता के अलावा कुछ कर रहे हैं? उनकी भाषा जो है वो एक एंकर की भाषा है। मैं उनसे बेहतर पत्रकार आपको मानता हूं, मैं उन्हें बड़ा पत्रकार नहीं मानता। आप उतना बड़ा संस्थान नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में उनसे बेहतर संस्थान खड़ा कर लेंगे। तो मेरी नजर में बड़े पत्रकार नहीं है, और उनकी भाषा जो है वो निहायत घटिया है। और ऐसी भाषा पर जिस तरह से उन्होंने सोनिया जी के लिए पिछले दिनों जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, पाल घर के मामले को जिस तरह करने की कोशिश करी है, बांद्रा के बाहर जुटी हुई भीड़ को जिस तरह उन्होंने वर्ग विशेष की भीड़ बता करके निहायत घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप गाली देना शुरू कर दें देश के एक प्रमुख चैनल पर। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पुरजोर तरह से मैं उनका विरोध करता हूं। और उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो में जो उनकी भाषा है वो भाषा आप समझिए। उनकी कार पर स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंके जाना, एक ऐसा पत्रकार जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेके चलता है, उसके बगल में 2 हमलावर आते हैं और वो हमलावर से पकड़ के उनसे उनकी पार्टी का कनेक्शन पूछ के उन्हें छोड़ देते हैं। उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं दिया? अपने पूरे सुरक्षा दस्ते के साथ वो सीधे उसे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उन्हें एक पार्टी विशेष के खिलाफ एजेंडा चलाना है। अर्णव गोस्वामी, फिलहाल मुझे माफ करे ये देश, वो पत्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए दोबारा लौटता हूं मैं। अब ये अर्णव और उनके चैनल का मामला है, ये आपकी जो राजनीतिक पार्टी है उसकी अध्यक्षा और अर्णव के बीच क्या हो रहा है उसका मामला है। ये हिंदी खबर और हमारे दर्शकों का मामला फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, पत्रकारिता में जिस तरह से आक्षेप लग रहे हैं वो एक चिंता का विषय ज़रूर है। पहले पुलिस के ऊपर आरोप लगते थे, राजनेताओं के ऊपर आरोप लगते थे, पत्रकार बचे हुए थे, लेकिन अब पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कम से कम ये हमारी पूरी फेटर्निटी, हमारी पूरी बिरादरी के लिए थोड़ा सा चिंता की बात ज़रूर है, और हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए कि कैसे हम अपने ऊपर उठ रहे इन सवालों और आरोपों से खुद को बचा सकते हैं। ये एक ईमानदारी से पहल हम सबको मिलकर करनी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी, आगे बढ़ता हूँ। हम आप दोनों लोग कलम के आदमी हैं, हम लोग कलम से लड़ाई लड़ते हैं। पत्रकार भी कलमकार है, शायर और कवि भी कलमकार है। कलमकार का मतलब है सत्ता का स्थायी विपक्ष। आप मुझे बताएं कि इस दौर में जो पत्रकारिता देश के प्रमुख टीवी चैनलों पे हो रही है, उसमें कहीं से भी सत्ता का विपक्ष नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा हो तो कृपा करके मुझे बताएं, देश को भी बताया जाइए। कहीं ना कहीं वर्गीकरण तो खुद ही कर दिया है ना पत्रकारों ने इस देश में। तो ऐसे में सबको सोचने की जरूरत है। सोचा जाए, राजनीति बुरी हो सकती है, बुरी होती है, उन पे आक्षेप लगाना, उनसे सवाल पूछना जायज है, लेकिन सवाल पूछते पूछते किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन जाना और प्रवक्ता बन के गाली गलौज पे उतर आना, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कॉलर भी पकड़ना शुरू कर देंगे पैनलिस्टों के। हाँ, सीमा पार पाकिस्तान में होता ही है, लोग तमंचा निकाल लेते हैं, लोग डंडा लेके आते हैं स्टूडियो में। बिल्कुल हो रहा है, देश में बहुत, दुनिया में बहुत जगहों पे होता है, लेकिन हमारा भारत कम से कम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक महिला पे इस तरह से उनका आरोप और जिस भाषा को पार करते हुए भाषा की मर्यादा को, वो बहुत खराब था। फिलहाल चले हम दूसरे विषयों पे बात करें जी, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उन पे बात की जाए जी। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, भारत को सलामत रखना। इसको आगे कुछ पूरा करिए और जोड़िए इसमें। जी जी जी, ये मेरी एक नज्म है जो मैं मुसलसल हर मुशायरे में, कवि सम्मेलन में जाके, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ये भारत मुसलमानों के सीने में समाया हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर जब 2, 4, 10, 15, 50, 100, 200, 400 मुसलमान अपनी हरकतों की वजह से पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, तो जो आप जैसे उदारवादी मुसलमान हैं, देशभक्त राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं,
वो सड़कों पर उतरकर उन जाहिलों का विरोध क्यों नहीं करते, ताकि पूरी कौम पे आरोप चस्पा होने से बचें? नहीं, पूरी कौम पे आरोप कैसे? 200-400 लोग किसी कौम का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते? दुखद भारत में है कि कर रहे हैं? आप मुझे उदाहरण दें। नहीं, ये फिल्म शाहरुख खान को क्यों कहना पड़ रहा है कि नॉट इन माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट? ये क्यों कहना पड़ रहा है? शाहरुख खान को इसलिए कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली एक ट्रेंड चला मुसलमानों को आतंकवादी बताने का। उसके विरोध में शाहरुख खान ने फिल्म बनाई। उसके पीछे कोई वजह होगी ना? नहीं, वजह जो है, वजह हम आप भी समझ रहे हैं। आप मुझे बताएं। 100 के 100 मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जब 2 मुसलमान आतंकवाद में मुलव्विस होते हैं और 98 उनकी मुखालफत नहीं करते, तो बाकी समुदाय के लोगों को, पूरे मुसलमानों को पेंट करने में आसानी होती है। अतुल जी, जो मुखालफत करते हैं उनको आप दिखाते कहाँ हैं? मसला ये है ना, देश की मीडिया जो उदारवादी मुसलमान हैं, जो इस देश की संप्रभुता और इस देश के तमाम मुद्दों पे खड़े हैं साथ में, उनको आप दिखाते। आपने मुरादाबाद में पत्थर, इमरान भाई, आपने मुरादाबाद में हर आदमी के जेब में कैमरा है, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके क्यों नहीं डाला जाता है? यहाँ पे कोरोना के पक्ष में मुसलमान लौंडे खड़े हुए हैं। वो कौन है लड़का? मुझे सागर वाला समीर, मैं नाम बता रहा हूँ, सागर वाला समीर खान, उसको एक बंदे ने जो है टिकटॉक वीडियो बनाया, उसने, उसके दोस्त उसको अंगोछा दे रहा है, गमछा, वो कह रहा है इस पे क्या भरोसा करना, उस खुदा पे भरोसा करो। ठीक है, उसके बाद कोरोना हो जाता है तो टोपी और मास्क लगा के आता है और कहता है मुझे कोरोना होगा, दुआओं में याद रखना। ये अशिक्षा है। ये सिर्फ समीर ही नहीं है, इस तरह के प्रदीप भी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आप उनको किसी मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव क्यों मानते हैं? आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। इमरान प्रतापगढ़ी ने, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय खामोश रहता है तो रिप्रेजेंटेटिव मानना पड़ता है। इमरान भाई, इमरान प्रतापगढ़ी ने कोरोना से जागरूकता के लिए 100 से ज्यादा पोस्ट करी होगी। आपने उनका एक का भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन आपने समीर जैसे एक बच्चे का उल्लेख कर दिया। बात यह है ना, किस नजरिए से देखा जा रहा है। ये माइंडसेट हमें ही नहीं, इस देश की मीडिया को भी बदलने की जरूरत है, इस देश की सियासत को भी बदलने की जरूरत है। इस देश का मीडिया और इस देश का सियासत मुसलमानों का पूरा सम्मान खैर मकदम करता है, लेकिन तब नहीं करता जब वो मेमन था ना, जो आतंकवादी, जब मुंबई में उसका जनाजा जाता है तो उसमें 1.5 लाख मुसलमान इकट्ठा होते हैं सड़कों पर। क्या ये अच्छा ना होता कि वहां पर केवल उसके परिवार के लोग होते और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते कि ये देशद्रोही है, इसको देश के कानून ने सजा दी है, हम इसके जनाजे में शामिल नहीं होंगे? अतुल जी, पहली बात तो आप कौन होते हैं मेरे देश में मेरा खैर मकदम करने वाले? अरे ये देश मेरा भी उतना वैसे मैं भी हूँ। पहली बात तो फिर इमरान भाई, जैसे आप वैसे मैं भी हूँ, जो मेरे अधिकार वो आपके अधिकार। अतुल जी, मैं आपसे कहूं कि अतुल जी भारत में आपका खैर मकदम है तो आपको कैसा लगेगा? पहली बात तो ये भाषा गलत है। इस भाषा को बदले जाने की जरूरत है। ये देश जितना आपका है उतना मेरा ही है। मैं तो कह रहा हूँ इमरान भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये देश सबका है, लेकिन जो देश के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, सबके खिलाफ मैं हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने याकूब मेनन का उदाहरण दिया। याकूब मेनन को फांसी दी गई। 1.5 लाख लोग क्यों थे उसके जनाजे में आतंकवादी के? हम कह रहे हैं याकूब मेनन को फांसी दी गई। याकूब मेनन के जनाजे में शामिल होने को आप गलत कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता मैं? क्यों नहीं कह सकता सर? क्योंकि मेरी बात सुनिए। इस देश का कानून, आतंकवादी की मौत को उत्सव की तरह मना रहे हैं। कौन मना रहा है भाई? कहाँ मना रहा है? 1.5 लाख मुसलमान वहां क्यों थे? ये आप गलत तरीके का एक उदाहरण दे रहे हैं। आप गलत तरीके का एक उदाहरण दे रहे हैं। इस देश की न्यायपालिका भी ये कहती है कि कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है, कुछ भी है, उसका अंतिम संस्कार करा जाना उसका एक न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मुझे लगता है वो तिरंगे में नहीं लपेटा, तिरंगे में लपेटा। ऐसे में आप ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति का लाके उदाहरण देते हैं, तमाम हजारों उदाहरण अच्छे पड़े हुए, उनका उदाहरण कोई नहीं देगा। इमरान भाई, एक बात मैं कहूं आपके पूरी ईमानदारी के साथ, बताइए। मेरा नाम अतुल अग्रवाल है, अतुल, ठीक है। मैं बुंदेलखंड के बांदा का हूँ। रब्बानी मदरसा एक मदरसा है वहाँ पर। बचपन में मैं वहाँ जाता था। शाहिद मियाँ रब्बानी, महमूद मियाँ रब्बानी, हाफिज मियाँ रब्बानी, हम लोग आज भी एक दूसरे से एक सगे परिवार, सगे भाई बहन जैसे रहते हैं। उनकी लड़कियाँ आज भी हमको राखी बांधती हैं। सगी बहन की राखी आवे चाहे ना आवे, उनकी राखी टाइम पे आती है। ये रिश्ता है, कभी हिंदू मुसलमान कभी बीच में आया नहीं है। मैं बचपन में ईरान सीरान, वो जॉर्डन वॉर्डन के जो मुसलमान लड़के पढ़ते थे, उनकी टोपी लगा लिया करता था। उनकी क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेला करता था। तो साहब, जब मैं क्रिकेट की गेंद लेके दौड़ता था तो आधे लोग कहते थे अतुल अतुल अतुल, और आधे समझते थे अब्दुल अब्दुल अब्दुल।
कई साल तक मुझे अतुल और अब्दुल में कंफ्यूजन रहा लोगों को मेरे नाम को लेकर। आप जैसी ही कहानी मेरी भी है। हाँ। मैंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई करी है। हाँ। मेरे मैक्सिमम दोस्त हिंदू हैं। हाँ। लेकिन आपको ये उदाहरण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है, मैं इसलिए जरूरत पड़ रही है ताकि कहीं ना कहीं जो शो ये देखें वो मुझे इस्लाम विरोधी ना कर दें। मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूँ, मैं इस्लाम को मुसलमान कौम को बदनाम करने वालों का विरोधी हूँ। किया है कि आप इस्लाम विरोधी हो, मुझे नहीं लगता। आपको जितना गलत काम करने वाले इस्लाम के मानने वालों का विरोधी होना चाहिए, उतना ही उन हिंदुओं का भी विरोधी होना चाहिए जो गलत काम करते हैं। वही मैं भी कर रहा हूँ। आसाराम बापू, रामपाल, रामफल, हनीप्रीत, गुरुमीत राम रहीम और वो तमाम संत जिन्होंने अपराध किया, चिन्मयानंद महाराज, हिंदी खबर पर और भारत के सारे मीडिया ने उनका विरोध किया। एक भी हिंदू संत बताइए, एक भी मीडिया बताइए जिन्होंने इन लोगों को डिफेंड किया हो। नहीं किया, अच्छी बात है। ये जो रिपल्केशंस हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय से क्यों नहीं आती हैं? नहीं, यहाँ आप ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि आपने संतों के खिलाफ, जो अपराधी थे उनके खिलाफ कार्यक्रम चलाए। हाँ। देश ने स्वागत किया। हाँ। आप इसका उदाहरण यहाँ इस संदर्भ में देना चाह रहे हैं कि आप मौलाना साहब के खिलाफ कुछ बोलते हैं। हाँ। तो शायद आपको लगता है कि हमने, मेरी बात सुनिए। हाँ। अब यहीं एक बात मैं, इस्लाम खतरे में आ जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। आपने जब बापू आसाराम के खिलाफ, उनके बलात्कार वाले आरोप के खिलाफ कार्यक्रम चलाए, हाँ। तो आपने हिंदू धर्म को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हाँ। बल्कि आसाराम को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब आप मौलाना साद और तबलीगी जमात के खिलाफ कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो आप पूरे इस्लाम को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? हाँ। आपको अपनी खड़ा करते हैं इमरान भाई। इमरान भाई चंद लोगों को, इमरान भाई मीडिया, चंद लोगों की वजह से मीडिया पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा नहीं करता है। हम इस्लाम के उन मानने वालों का आह्वान करते हैं कि जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप खड़े होइए, वो खड़े नहीं होते हैं। भाई इस समय देश के चैनलों पर चल रहा है, मुझे आप बताइए, तबलीगी जमात का नाम लेके आपने वो माहौल, पूरे देश की मीडिया ने वो माहौल बना दिया कि सब्जी बेचने वाले तक, फल बेचने वाले तक उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ये माहौल किसने बनाया? नहीं तो ये जो विश्वास पैदा हुआ है, इसके लिए मुसलमान समुदाय के वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सामने आकर तबलीगी जमात और बाकी जाहिल जमातियों का विरोध नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमातियों के खिलाफ पिछले 2 हफ्ते में मैं 20 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसको देश के प्रमुख चैनलों ने चलाया और बाद में झूठी साबित हुई। हाँ। क्या किसी देश के प्रमुख चैनल ने माफी मांगी? दीपक चौरसिया ने खबर ट्वीट करी इलाहाबाद को लेकर के झूठी थी। इमरान भाई, एक मिनट, 30 उदाहरण दे रहा हूं। इमरान भाई, मैं आप हिंदी खबर, आप हिंदी सुन लीजिए, आप उनकी लापरवाहियों लीजिए ना सर। मैं किसी और का ठेका नहीं लेता हूं इमरान भाई, लेकिन मैं हिंदी खबर, अतुल अग्रवाल अपना ठेका लेता है। सहारनपुर में जमातियों के खिलाफ मीडिया के एक बड़े इदारे में खबरें चली, वो खबरें गलत थी और हमने उसको गलत कहा। मेरा ट्वीट और मेरा वीडियो देखिएगा, 10 लाख उसके व्यूज हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी दीपक चौरसिया ने उठाई? सर, क्या किसी का नाम यहाँ मत लीजिए ना। मैं कहना चाहता हूं क्या सहारनपुर की एक घटना से सारे जमातियों का पाप छुप जाता है क्या? मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं छुप जाता। जमातियों का नहीं, पर्टिकुलर उन लोगों का जिन्होंने गलती किया है। आप पूरे एक जमात को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? यही तो मैं कहता हूं, आप पूरे एक जमात को, पूरे एक समुदाय को, पूरे एक धर्म को जिम्मेदार मत ठहराइए। अगर आप मुरादाबाद में पत्थर मारने वालों को पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो मुरादाबाद में फूल बरसाने वालों को, पुलिस कर्मियों पर आप पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? आप डॉक्टर निजामुद्दीन को जो मुरादाबाद में शहीद हो गए, हाँ। कोरोना से लड़ते लड़ते, कोरोना योद्धा की तरह, हाँ। उनको आप पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? मैं सहमत हूं। मुझे बताइए, आप इमरान प्रतापगढ़ी को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? मैं सहमत हूं। याकूब मेनन को क्यों मानते हैं? मैं आपकी बातों से सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई, और ऐसा ही होना चाहिए। और बाय एट लार्ज भारत देश में एक माहौल बनाया जाना चाहिए कि जो लोग गलत करेंगे उनको केवल अपराधी तत्व के तौर पे देखा जाए। वो जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो। अतुल भाई बहुत अच्छी बात है। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मीडिया को उठानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया की रीच बहुत ज्यादा है। ये बात मैं कहूंगा तो उतनी दूर नहीं पहुंचेगी जितना आपके कहने पे, जितना बड़े चैनलों के कहने पे पहुंचेगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम सबका मकसद देश को आगे ले जाना है। हम सबका मकसद यह है कि हमारा देश आगे बढ़े। देश, आप एक ऐसी आबादी को, 20 करोड़ आबादी को कटघरे में खड़ा करके तो आप देश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। उनको साथ लेके चलिए। अगर उनमें अशिक्षा की कमी है, अगर उनमें जागरूकता की कमी है, तो उनको एकदम सारा ठीकरा उनके सर पे फोड़ने के बजाय आप उनको जागरूक करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुरादाबाद में घटना घड़ी,
सबसे पहला व्यक्ति हूं। मैं वहां मौजूद भी नहीं था, लेकिन मैंने उन डॉक्टर साहब को फोन किया जिनके साथ ये घटना घटी थी। मैंने उनसे कहा मैं पूरे समुदाय की तरफ से, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कहा, आप डॉक्टर सुधीर अग्रवाल से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद वो बयान अखबारों में छपे। मैंने उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से बात करी। मैंने कहा लोगों ने अगर पत्थर उठा लिए, जिस घर में 2 मौत हुई है, आप समझिएगा, उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि 3 दिन पहले उस परिवार में 2 मौतें हुई थी। उसके बाद अगर वो लोग या उनमें से कुछ लोग पत्थर उठा ले रहे हैं तो वो किस वजह से उठा ले रहे हैं, उस वजह को दूर कर दीजिए। मैंने डीएम साहब से बात करी। मैंने कहा सर, गलतफहमियां लोगों में, अफवाहें फैली हुई हैं। इंदौर में भी अफवाहों की वजह से ही कुछ लोगों ने पत्थर उठाए और मुरादाबाद में भी। वो अफवाहें दूर होनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के लोगों के मन में एक भ्रम है कि वहां ले जाकर के खाना नहीं मिलता, बहुत जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। मुझे खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के, उन्होंने अगले दिन अखबारों में विज्ञापन दिया, अगले दिन अखबारों में बाकायदा खबरें छपवाई कि ये मीनू है, ये खाना मिल रहा है, ये डॉक्टर हैं, कोई शंका हो तो ये नंबर है। उसके बाद मुरादाबाद के लोग फूल बरसाते हुए क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं। जरूरत ये विश्वास पैदा करने की है। जरूरत यह है कि आप दोनों तरफ से होना चाहिए भाई साहब। वो कहते हैं ना, इश्क एक तरफ होता है तो सजा देता है, जब दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। वो तो वहां से भी आना चाहिए साहब कि 2 तरफा इश्क हो, 2 तरफा नहीं बल्कि 4 इश्क हो अतुल भाई। वो इश्क करवाने की कोशिश तो की जाए ना। हम तो तैयार बैठे हैं। मैंने कहा ना, हम तो सीना खोल के तैयार बैठे हैं। आइए, हम यहाँ भारत का नक्शा भी दिखाते हैं। बस आप हमारी आंखों में पहले पढ़िए तो कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे मोहब्बत है। रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। तो क्या किया जाए? वो ऐसा ना होना, पहले उस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, मैं आपकी इन बातों से, इन भावनाओं से खुद को संबद्ध करता हूँ, खुद को जोड़ता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई। और जो मुसलमान और हिंदू धर्म के लोग, बाकी मजहब के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर आगे देखेंगे, वो कम से कम अगर इस शो के माध्यम से मैंने एक आदमी को भी कन्विंस कर लिया तो मैं इस शो को सफल मानूंगा। मैं सलाम करूंगा आपकी सोच को जी। बहुत शुक्रिया जी। और मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या, केवल सरकारों से। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। सरकार में सिर्फ मोदी जी की सरकार नहीं है, सरकार में हर वो सरकार है जो सरकार है। एक कलमकार की जिम्मेदारी है कि सत्ता का स्थायी विपक्ष बने, सत्ता की चाटुकारिता न करे। लेकिन जब पालघर में 2 साधुओं के और उसके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग होती है, तब आप जिस दल से संबंध रखते हैं कांग्रेस पार्टी, और जो शायर हैं आप जैसे दूसरे, तब उन्होंने वहां की सरकार को आंखें क्यों नहीं दिखाई? तब ये शायरी उस वक्त क्यों नहीं कही गई? अतुल भाई, मैं अब बहुत सार्थक बात कर रहा हूँ। आपको पालघर की घटना की जानकारी कब हुई? सर, जिस दिन घटना हुई मुझे अगले दिन घटना होगी, क्योंकि मेरा भाई वहां का एसपी है। ओके, आपके एसपी हैं तो आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। मुझे उसी दिन मिल गई थी रात में। वीडियो जो वायरल हुए वो 19 तारीख को हुए, लेकिन घटना थी 15 तारीख की। और 19 को जब वीडियो वायरल हुआ तो 101 लोग तब तक गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके थे। 110 लोग थे टोटल 110 थे, उसमें 9 जुवेनाइल थे और 101 लोगों को जेल भेजा गया था। 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी में थे। सरकार से और आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक गलती हुई, गुनाह हुआ, एक अपराध हुआ, सरकार ने दोषियों को जेल भेजा। आप क्या चाहते हैं और सरकार से? सर, एक मिनट, इमरान भाई, अगर आपने उस वीडियो को देखा होता, वहां पर अगर टोपी लगाए कोई मौलाना या मौलवी होता, तब भी मेरा गुस्सा उतना ही ज्यादा होता जितना उस साधु को देखकर हो रहा था। पुलिस वाला का हाथ पकड़े वो साधु वहां से बाहर आ रहा है, मुझे बचाओ, और पुलिस वाला उसको उन जंगलियों के बीच में, वामपंथी विचारधारा के उन जालिमों के बीच में छोड़ देता है। और बताऊं मैं आपको एक बात जो आपको लोगों को नहीं पता, उन साधुओं को, ड्राइवर को जान से मारने के बाद वो लोग जो वहां पर थे वो उनको उठाकर ले जाना चाह रहे थे, और आपस में बातें क्या हो रही थी? चलो इनको भून कर खाएंगे। भाई, किसी को भून कर खाने वाले को आप इंसान तो नहीं कह सकते। इस मतलब वो ऐसे आदिवासी हैं जो आदमखोर हैं और वो सभ्यता को नहीं मानते। इसका मतलब वो लोग मानव सभ्यता को वो मानते ही नहीं, अगर कोई इंसानों को भून के खाने की बात कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अतुल भाई, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। हम पुलिस पे दोषारोपण करते हैं जब उत्तर प्रदेश में
तो आप कहते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र की पुलिस गलत है। आप मुझे बताइए, एक इंस्पेक्टर सुबोध याद है आपको? बिल्कुल अच्छे से याद है। वो भी एक इंस्पेक्टर थे, पुलिस में थे, वर्दी में थे। बिल्कुल। उनको जिस तरह से लिंच किया गया, जिस तरह से मारा गया, और उनके आरोपियों को जेल में भेजने के बाद जब जमानत मिली तो किस तरह से फूल मालाएं पहना करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका स्वागत किया। कभी आपने उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछा कि एक पुलिस अधिकारी जो ऑन ड्यूटी था जिसको मार दिया गया? आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूं। आपको विनय तिवारी याद है, वो पुलिस वाला जिसने लखनऊ में गोली चलाई थी? ठीक है, आपको हिंदी खबर का सोशल मीडिया, हिंदी खबर का ट्विटर अकाउंट पता है ना? जाके एक बार देखिएगा। हमने सुबोध के, इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों के खिलाफ और उनको फूल माला पहनाने वालों के खिलाफ हमने क्या किया था, विनय तिवारी के खिलाफ हमने क्या किया था। और ये सब हिंदी खबर नहीं है, सारे मीडिया कर्मियों ने किया था। 2015 से इस देश में जितनी लिंचिंग हुई है, अखलाक की लिंचिंग से शुरू होकर के, और दो निरीह साधुओं की, यकीन करिए मेरी दादा की जी की उम्र के थे, मैं उनमें अपने दादाजी का चेहरा देखता हूँ। यकीन करिए वो बहुत ही बीभत्स वीडियो है। लेकिन इस देश में लिंचिंग के खिलाफ जब राजस्थान सरकार कानून बनाती है साल भर पहले, तो सदन में भाजपा उसका विरोध करती है। जब 49 से ज्यादा इस देश के बड़े लोग लिंचिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, तो बिहार में उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता है और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग उसे ट्रेंड करवाते हैं। आप मुझे बताइए, मैं 2015 से कह रहा हूं कि भीड़ तंत्र को काबू करिए, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में मत बदलिए, एक दिन भस्मासुर बनेगा। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं पोशाकों से पहचानिए, आज उसी भीड़ ने पोशाकों के रंग पहचानने से इनकार कर दिया। आप बताइए, लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून केंद्र सरकार क्यों नहीं बना रही? आप पुलिस को दोष दे रहे हैं, यकीनन वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो दोषी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस तो इस देश में खुद बेचारी है। वो बेचारी थी बुलंदशहर में, वो बेचारी थी पहलू खान के मारे जाते वक्त, वो बेचारी थी झारखंड में, वो बेचारी है पालघर में। भाई बेचारी तो पुलिस तब थी जब इमरान मसूद कहता है कि बोटी बोटी काट देंगे। ये पुलिस बेचारी तो तब थी जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि पुलिस हटा दो, 15 मिनट दे दो, तब भी पुलिस बेचारी थी। अतुल जी, उसी सहारनपुर के पड़ोस में बेचारी तब भी थी जब मुजफ्फरनगर हुआ। उसी अकबरुद्दीन ओवैसी के ही शहर में राजा सिंह भी जब बोलते हैं पुलिस तब भी बेचारी रहती है। तो फिर पुलिस बेचारी नहीं होती, तो फिर वर्दी जाहिल उधर भी है, जाहिल इधर भी है, दोनों जाहिलों का इलाज करिए ना एक साथ। देता है, उन दोनों जाहिलों का विरोध कौन करेगा? जब संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्हीं इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं, संगीत सोम प्रतिक्रिया देते हैं, पुलिस तब भी बेचारी रहती है। क्यों ना दे सर, क्यों ना दे? जब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ना सर, ताली दोनों हाथ से बजती है ना मेरे भाई। अब आप यहीं आकर के जब ये कहना शुरू करते हैं कि क्यों ना दे, हमारा आपका काम ये नहीं है कहना, हमारा आपका काम ये कहना है कि कोई ना दे। हमारा आपका काम ये है कि कोई ना दे। आपको क्या इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? नहीं तो किसको नहीं है? किसको नहीं है? आप ये क्यों कर रहे हैं? जुल्म सहने वाली क्या बात है? उनको नहीं है, जुल्म सहने वाली क्या बात है? क्यों बात नहीं है? के मामले में मैं कह रहा हूं ना, आपको लगता है कि सरकार ने सही कार्रवाई नहीं करी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र की सरकार ने सही कार्रवाई नहीं करी है? नहीं, सरकार और मशीनरी अपने साथ सही काम कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो कहां खामोश हो गए, वो कहां छिप गए? पहलू खान और अखलाक की लिंचिंग होती है तो सारे वामपंथी, कांग्रेसी और गैर भाजपा दल वो फनफना उठते हैं। अब कहां चले गए? अब क्यों नहीं फनफनाते? कहां नहीं है? मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं, मैंने विरोध में ट्वीट किया। मैं कांग्रेसी हूं ना, आप मुझे बताओ, कांग्रेसी यहां बुलाया आपने ना, मैंने ट्वीट किया है ना। आप मेरे बयान को, कांग्रेस का बयान क्यों नहीं मान रहे? कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने उस बयान का, उस घटना का विरोध किया, आप क्यों नहीं मान रहे? लेकिन भाजपा निकल के आ गई कि गृहमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए महाराष्ट्र के। आपने भी शायद ये मांग करी होगी, मेरा ख्याल है। नहीं, ये सब आप लोगों का काम है, आप राजनेता, आपका काम है, ये हमारा काम नहीं, हम कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगने वाले लोगों से पूछिए कि क्या न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं? 101 लोग जेल भेजे गए हैं। भारत में एक कानून है, उसके हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिले। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हिंदी खबर पे बैठ के कहता हूं कि निरीह साधुओं की हत्या करने वाले आरोपियों को कठोरतम सजा मिले। जितनी इस देश में लिंचिंग हुई है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अखलाक के आरोपियों को नौकरियां किसने दिलवाई? अखलाक लिंचिंग के आरोपियों की भाजपा के विधायक ने। जयंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री हैं, झारखंड के लिंचिंग के आरोपियों को माला पहना के सम्मानित करते हैं। ये कैसे बदलेगा? ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक भीड़ तंत्र
पुनः लोकतंत्र की तरफ वापस नहीं जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से अब भी अनुरोध कर रहा हूं कि भीड़ तंत्र को लोकतंत्र की तरफ वापस लाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा कड़ा कानून बनाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान ने कानून बना दिया, राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? इमरान भाई, आप कानून की बात कर रहे हैं। जब ये CAA बनाया तो किसको मिर्ची लगी, किसकी सूझी? जब NPR की बात हुई तो किसकी जली? पहली बात तो अतुल भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, मिर्ची लगी जैसा शब्द मुझे लगता है आपको नहीं, संवैधानिक है सर, गलत, ये संसदीय है, संवैधानिक नहीं, संसदीय अंधे को देखिए सर, काने को काना कहेंगे तो बुरा लगेगा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आप संसदीय भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ। आप अगर एक आंख के अंधे हो तो मैं आपको काना बुलाऊं तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? सर वो बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन संसदीय शब्द नहीं है, यह संसदीय नहीं है इमरान भाई, माफ करिएगा, संसदीय नहीं है। मिर्ची लगना एक मुहावरा कहीं और प्रयोग हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कानून बनना, जिस कानून की इस देश में कोई जरूरत नहीं, 1955 से इस देश में तमाम विदेशी हैं जिन्हें नागरिकता देने का प्रावधान था। इसी भाजपा सरकार ने अदनान सामी और सलमा आगा जैसे 2 पाकिस्तानियों को नागरिकता दी और दोनों मुसलमान। अच्छी बात है, तो खड़ा किया, अच्छी बात, किसी ने सवाल खड़ा किया नहीं खड़ा किया था। फिर आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? आपका उद्देश्य दरअसल कानून ला करके लोगों को नागरिकता देना नहीं था। आप देते रहते। 4000 से ज्यादा लोगों को पिछले 6 साल में भाजपा की सरकार ने नागरिकता दी। इमरान ने सवाल किया नहीं किया, किसी ने सवाल किया नहीं किया, कांग्रेस ने रोका नहीं रोका, विपक्ष ने रोका नहीं रोका। फिर आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं इमरान भाई, एक बात कहता हूं आपसे, 2003 की मैं बात करूंगा। राज्यसभा के भीतर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त की लोकसभा अध्यक्ष के सामने यह प्रस्ताव रखा। सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सदन में कौन था? प्रमोद महाजन और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। उनके सामने मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, मैं जो कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने NRC की मांग की थी। असम से लेकर देश में NRC लागू कराने की उन्होंने मांग की थी। तब कोई दिक्कत नहीं कांग्रेसियों को। और बताता हूं सर एक मिनट, वो असम के संदर्भ में था, पहली बात। दूसरी बात, असम के जिन लोगों ने NRC की ड्राफ्टिंग की, NRC के मुद्दे को खड़ा किया, बाद में वही लोग कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। उन्हें देखिए, कानून कोई बुरा नहीं होता, कानून का पालन ना कराने वाले और कानून को सही तरीके से ना पालन कराने वाले गुनहगार होते हैं। ठीक है, सरकार की मंशा क्या है? एक मेरा सवाल और है, इस पूरे दोनों कानूनों को लेकर के सरकार की मंशा क्या है? प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में खड़े होकर झूठ क्यों बोलते हैं कि NRC पे कोई बात नहीं हुई, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है? प्रधानमंत्री जैसी गरिमामयी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, और आपके मीडिया के साथी ही ला करके विजुअल्स दे देते हैं कि देश में डिटेंशन सेंटर है। एक मेरे सवाल का जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक मेरे सवाल का जवाब देंगे इमरान भाई, बड़ी ईमानदारी से? बचपन में मेरे घर में मेरी माँ को पता होता था कि आज घर में खाना कौन कौन खाएगा। हम 3 भाई, हमारी बुआ, हमारी दादी, हमारी अम्मा जी, हमारे पापा जी। वैसे आपके घर में आपकी अम्मा को पता होगा कि आज मेरे घर में कौन कौन खाना खाएगा, कितने बच्चे, बाबूजी कितने लोग खाना खाएंगे और क्या क्या खाना खाएंगे। ठीक है, तो अम्मा उस हिसाब से राशन का इंतजाम करके रखती थी। अम्मा उस हिसाब से सारी घर के चीज़ों की व्यवस्था करके रखती थी। देश के प्रधानमंत्री को क्या ये पता होने की जरूरत नहीं है कि देश के किस हिस्से में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं? डॉक्टर, मास्टर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये बिल्कुल पता करने में देश के प्रधानमंत्री को क्यों रोका जा रहा है? आधार कार्ड क्या था? उनको ये पता होना चाहिए कि अतुल अग्रवाल कहाँ रहते हैं और अतुल अग्रवाल का पेशा क्या है, लेकिन ये नहीं पता होना चाहिए कि अतुल अग्रवाल के दादा कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता जी कहाँ पैदा हुई थी। ये जान के क्या करेंगे जो इस दुनिया में क्यों नहीं करेंगे? उनकी भी क्यों नहीं करेंगे सर? हिंदुस्तान के नागरिकों का अगर पूरा डेटा है तो क्या दिक्कत है इसमें? आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड डेटा कलेक्शन ही तो है। आपके अंगूठे तक का निशान कलेक्ट है उसमें, आपकी आंखों का रेटिना तक कलेक्ट है। अब क्या आंतड़ियां कलेक्ट करना चाहते हैं मेरे भाई? आप बताइए ना, आधार कार्ड क्या है? क्या दिक्कत है? आधार कार्ड क्या है? नहीं, दिक्कत जरूरत क्या है? अब बात यहां आ जाए कि दिक्कत क्या है, तो मैं पूछता हूं जरूरत क्या है? सरकार को लगता है जरूरत है ना, आप सरकार नहीं है ना सर? नहीं, आप केंद्र सरकार नहीं है तो हम इस देश की जनता है और सरकार हमसे है। अरे सरकार जब आपकी आएगी तो आप इसको बदल दीजिएगा, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार कोई काम करना चाहती है देश हित में, तो आप रोक क्यों रहे हैं? सरकार है मौजूदा, वो मेरी सरकार है, देश की। तो आप चर्चा करिए ना, आप तो शाहीन बाग बनवा रहे हैं। आप हैदराबाद जाते हैं, कहते हैं मुझे हैरत है कि यहाँ शाहीन बाग क्यों नहीं है। नहीं, आप कमाल है,
क्यों नहीं कहेंगे? क्या इस देश में क्यों आंदोलन कहेंगे करना आप? गुनाह है? क्यों इस देश कहेंगे? में आंदोलन गुनाह है? गुनाह नहीं आप है, मुझे बताएं लेकिन ना। शाहीन बाग के आंदोलन आसपास गुनाह कितना है। डिस्टरबेंस किया आप लोगों ने। वहां पे जो लोग दुकानें खोल के बैठे थे उनके घर की 2 वक्त की रोटी खत्म हो गई। आपको पता है ये बात? मेरी बात सुनिए आदरणीय, आंदोलन इस देश में जाट आंदोलन हुए, गुर्जर आंदोलन हुए, इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं। हाँ। आंदोलन तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को असुविधा भी होगी, नहीं होनी चाहिए। आंदोलन मैं यही ऐसा तो हो कि जो पूछना आप चाहता और हूं। सरकार को घेरे। अमित शाह का घर घेरते हैं ना आप। आपने शाहीन बाग क्यों बनाया? सड़क क्यों ब्लॉक की? असुविधा हुई, इस पे तकलीफ है, लेकिन आपको इस देश के 20 करोड़ लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। तकलीफ है। ये देखिए, चाहिए। ये देखिए, अब आपके भीतर की मुसलमानियत जाग गई। अब आपके भीतर की मुसलमान जाग गया। मुझे नहीं, आप मुझे बताइए कि नहीं, अगर सर एक मिनट, क्या शाहीन बाग देश के 20 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था? आप उनका प्रतिनिधित्व बना रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि शाहीन बाग मेरी वजह से नहीं, अरे आंदोलन खड़ा किया था। तबलीगी जमात की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे तो मुसलमानों को पीछे कर लेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। अब आपसे पूछ रहा हूं कि 90 साल की उन बुढ़िया दुकानदार की है। हाँ। आपको उस मतलब बुजुर्ग महिला की चिंता नहीं है जो ये प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे की तरह। और प्रधानमंत्री को भी है। कहाँ चिंता है? आपको एक आंदोलन को बता देना है कि देश में कोई आंदोलन ही न खड़ा हो सके। वो बुरा था। भारतीय जनता पार्टी जो बुरा था, जिसकी राजनीति की शाहीन बाग को इस देश की कोई जरूरत नहीं थी। शाहीन बाग जो था वो गलत था। ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। तो क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? कोरोना में तो क्यों भाग गए? कोरोना बैठे रहते वहां पर। भाग गया मतलब ना हटते तो आप कहते कि कोरोना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मतलब कोरोना सरकार की गाइडलाइन का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हाँ। और चले गए तो आप उकसाने। अरे सर, उंगली कटा के शहीद होने वाले लोग शाहीन बाग में शहीद होने वाले ड्रामा हुए थे। गलत है। हम अगर कौन कर रहे थे? आप गांधी जी का आंदोलन आपको ड्रामा लगता होगा, आंदोलन ड्रामा लगता आंदोलन भी, अगर वो आंदोलन तो बिल्कुल भी ये देश के साथ खड़ा हुआ आंदोलन। गांधी अंग्रेजों के सामने कर दिया था। कोरोना के खिलाफ शाहीन बाग की औरतें भाग गईं। नहीं कि उन्होंने खिलाफ सरकार का समर्थन और जान बचा के भाग गए सब के सब। उंगली अपनी भूमिका नहीं निभाई के बाहर भी। हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हाँ। इतने बेखबर मत रहिए। हाँ। मैनिपुलेट मत करिए। इमरान भाई यही दिक्कत है। यही तो मैं इमरान भाई पता समस्या कहाँ? समस्या यहाँ कि जब है दावा आदरणीय अब ने खूब गर्मा मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात, आप एक कैसे विरोध के 20 करोड़ मुसलमानों का समर्थन हाजिर है, ठीक है? याकूब मेमन के मुसलमान देश तो आप कहते हैं उनको समर्थन नहीं, ये अलग। आप मुझे बताइए आंदोलन का कोई चेहरा है? मुझे बताइए चेहरा है? मुझे लगता है कि इस आंदोलन नहीं था। मुझे लगता है इस आंदोलन का चेहरा वो बुजुर्ग महिलाएं थीं। इस आंदोलन का चेहरा देश भर की, उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं थी जिन्होंने अपने बेटे खोए। आप मुझे बताइए कि अगर आप महिलाओं के आंदोलन करने को ये कहते हैं कि चौराहे चौराहे आके बैठ गई हैं, तो आप पूरी महिला शक्ति का अपमान नहीं कर रहे। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने सवाल पूछे? हाँ। नहीं पूछा। हाँ। तो ये महिला और ये अगर किसी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ये कहने में आप सीए से किसको नागरिकता तकलीफ नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान ये कहता है। अरे भाई, सीए से नागरिकता छीनने जाने का प्रावधान ही नहीं है। जो महिलाएं वहां बैठी थी उनको किसी ने कानून है जब पहले से। अरे सर, 20 कानून सरकार और बनाए। ये सरकार का अधिकार है, आपका अधिकार थोड़ू है कि सरकार क्या कानून बनाए क्या कानून ना बनाए।
विरोध हमारा आपका अधिकार है या नहीं? सर विरोध अधिकार है, लेकिन विरोध हवा में नहीं होगा ना, मीडिया के खिलाफ विरोध हवा में नहीं होगा ना सर। तो आप तो ऐसा उछलते हैं मीडिया कर्मी कि ना पूछिए। नहीं, किसने कहा आप अपने अधिकार का? अरे भाई मुद्दे पे बात करिए ना, मुद्दे पे बात करिए। उन औरतों को ये किसने बताया था कि सीए नागरिकता छीनने का कानून है? अतुल अग्रवाल जी, उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं इमरान भाई, मुझसे भी पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं, पढ़े लिखे आतंकवादी भी होते हैं। के बाद अगर आप पढ़े लिखे केमिकल इंजीनियरों ने पढ़े लिखे केमिकल इंजीनियरों ने बम भी बनाए हैं। की निंदा करता हूँ, निहायत खराब भाषा है। पढ़े लिखे भी गंवार हो सकते हैं सर, गलत बात है। नहीं, उनके आप शाहीन बाग की उन बेटियों के बयान सुनिए। 90 साल की अस्मा खातून का बयान। अरे मैंने उसी शाहीन बाग की एक औरत का बयान सुना जो कहती है कि कुरान से निकला है कोरोना, कोरोना निकला कुरान से। वही की औरत का बयान है, सोशल मीडिया देख लीजिएगा, चैलेंज है मेरा आपको। ये बयान आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया सेल में काम करने वाले एक लड़के का है जो आजकल जेल में है। अरे सर, एक औरत ने बयान दिया, कहो तो आपके मोबाइल फोन में भेज दूंगा। जानकारी बढ़ाए, मैं कह रहा हूं ना। शाहीन बाग में धरना दे रही एक औरत ने कहा कि कोरोना कुरान से निकला है। होशोहवास से बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने ये कहा, अरे मैं औरत कह रहा हूं, शाहीन बाग की औरत ने बयान दिया, जेल में है वो जेल में है। शाहीन बाग की औरत ने बयान दिया, ऑन कैमरा एएनआई को बयान दिया। जो भी बयान देता है, इस तरह का बेवकूफाना बयान जो भी देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये बोलिए, ऐसा अच्छा लगता है सुनने में। बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूं भाई। थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाए सर, ऐसा है बहुत हो गया। देखो अब मेरा गला बैठ गया। हमारे आपके बीच में बड़ी प्यार मोहब्बत है, लॉकडाउन है, वरना आपके गले लगता आपसे। अभी दूर रहो भैया, अभी एकदम दूर, हाथ मिलाओ बस, मास्क पहन के हाथ मिलाओ। हाथ भी नहीं मिलाना है। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, ऐसे नहीं चलेगा। जब भी मिलेंगे गले मिलेंगे, हाथ मिला के काम नहीं चलेगा। चलिए फिलहाल खातिर हम दूसरे विषय पे बात करें। अच्छी बात है, तो कोरोना को भी गले लगा लेंगे सर, कोई बात नहीं, भाई हैं आप। नहीं, हम कोरोना थोड़ी है भाई। आप हमें कोरोना बम कहते हैं, लेकिन हम कोरोना नहीं है। हम इमरान हैं, हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक। जी, इसका मतलब समझ ना मैं जूता उठाऊंगा ना शराब का प्याला। नहीं, ये तो आपने एक इंटरव्यू में सुना रहा होगा। वो हमसे ये सवाल पूछा गया था कि दायरे के बड़े लोगों से आपकी लड़ाई, आपका विरोध क्यों करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे बड़े जो ये चाहते थे कि जो भी नया कलमकार, जो भी नया शायर मंचों पर आए, वो उनकी गिलास उठाए, उनका जूता उठाए। तो सम्मान अपनी जगह है, अदब अपनी जगह है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं तो मैं शराब का गिलास नहीं छू सकता। नहीं खाता तो मैं उनके लिए पान सकता। अच्छी बात, सामान्य सी बात थी, वो हर जगह की बात है। अच्छा, एक बार राहुल गांधी जी ने आपसे पूछा कि मुशायरा क्या होता है, क्या था पूरा मामला? ये शुरू में पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुशायरा क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया, पोएटिक सिंपोजियम की तरह एक कवि सम्मेलन, शायर पोएट सारे मिल करके, कवि सारे मिलकर कविताएं सुनाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कविताएं सुनी, मुझे लगता है यूट्यूब पे या जो भी माध्यम उनके पास रहा होगा। और अगली बार जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रशंसा करी, तो मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा नेता है हमारा जो एक आम सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने वाले इंसान की कविताएं सुनता है। और फिर उन्होंने कांग्रेस के कई ऑफिशियल चैनल से मेरी कविता ट्वीट करवाई, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। हम कलमकार इतनी इज्जत चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश का प्रधानमंत्री पद का पाया जा रहा है, उसको सभ्यता और संस्कृति के बारे में तो मुझे थिंक उनका ज्ञान है। अरे ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरे बात में मैं लपेट नहीं रहा। ओहो, दिक्कत यही है। मुशायरा उर्दू और हिंदी। सर अब देखो, अब आप मीडिया को सीख दे रहे हो, हमारी जबान पकड़ रहे हो सर, ऐसा मत करो। नहीं दे रहा है। हाँ, अब ये आपको ज्ञान नहीं है। बोलने तो पहले आप, मैं चाह रहा हूँ जैसे मुशायरा आजाद हिंदुस्तान से हिंदुस्तान भी हजारों हजार लोग बैठते हैं, देखते हैं। मैं खुद पसंद करता हूं, मैं जब भी बांदा जाता हूं या जब भी वहाँ हथौड़ा मदरसा है या वहाँ रब्बानी मदरसा है, वहाँ मुशायरा होता है, मैं उसमें सबसे आगे की पंक्ति में झगड़ा करके बैठता था बचपन में, और अब लोग सबसे आगे खुद बैठा देते हैं।
अच्छा लगता है, सुनता हूँ, आपकी ज़बान बताती है कि आपका जुड़ाव रहा है साहित्य से। हाँ, लेकिन इस विधा को अगर सारे लोग जो देश का मुस्तकबिल संभालने की इच्छा रखते हो उनको पता होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ केवल। देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में कवि सम्मेलन और मुशायरे लोकप्रिय हैं, उर्दू भाषी क्षेत्र में। अब बड़ा साहब मंत्री बने, उनसे उम्मीद कर शायरी सुनाए या उनको मुशायरे का पूरा डिटेल पता तो शायद नहीं रहा होगा, लेकिन ये उनकी कमी नहीं, उनको उधर की संस्कृति, उस तरफ जिसमें उनका इंटरेस्ट है। राहुल जी का अगर इंटरेस्ट, राहुल जी बहुत ज्ञानी हैं, जो मीडिया ने उनके बारे में परसेप्शन बनाया है वो एकदम झूठा है। मैंने उनसे दसियों बार बौद्धिक बातचीत करी है, सबका एक अलग, मुझे अर्थशास्त्र में मेरी कोई जानकारी नहीं, मुझसे आप कविता में बात करिए मुझसे, ठीक है। मैं मीडिया पे बहुत डिबेट नहीं कर सकता, मैं कैमरे पे बहुत बात नहीं कर सकता कि कैमरा कैसे रिएक्ट करता है, कैमरा कैसे संचालित होता है, लेकिन मुझे अल्पज्ञानी नहीं कह सकते आप। मेरा स्पेशलाइजेशन किसी और विषय में, तो राहुल जी का स्पेशलाइजेशन किसी और विषय में। ठीक है। बुजुर्गों की विरासत पर सुनिए सुनिए सुनिए, अभी तक नाज सुनिए, हाँ, बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ, सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, और मुरादाबाद से जंग का आगाज करता हूँ। कौन सी जंग सर? सियासत को हर व्यक्ति ये कहता है कि अपने अधिकारों की जंग है ये, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जंग है। इस देश में वो लोग जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा में लाने की जंग है ये। उस जंग में शामिल होना है तो मुझे लगता है इस देश के हर पढ़े लिखे युवा को सियासत में आना चाहिए। कभी इश्क हुआ है आपको? में आकर हिस्सा लेना चाहिए। इमरान भाई की मोहब्बत हुई है? मोहब्बत, आप बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सब आपकी तरह खुशकिस्मत थोड़ी होते हैं कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंच जाए, हमारी नहीं पहुंच रही है। बहुत महीन मारा है आपने, बहुत महीन। अरे नहीं साहब, हम कहाँ, ये काम आपको आता है, मीडिया के लोगों को आता है, हम तो छोटे लोग। कुछ सुनाइए ना। आप, बहुत सारे नौजवान मैसेज कर रहे हैं कि भैया झगड़ा बहुत हो गया, अब जरा प्यार और मोहब्बत की बातें कर लो भाई, शायरी कर लो, इनसे पूछ लो। हाँ नहीं, बिल्कुल सुना दूंगा, अच्छा लग रहा है मुझे, आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी। मैं ये कह सकता हूँ, मैं सारे श्रोताओं दर्शकों को ये कह रहा हूँ, एक अच्छी बातचीत हो रही है। एक गजल सुना देता हूँ, गजल के 2-3 शेर इस वक्त के माहौल के हिसाब से। भले ही प्यार का मौसम नहीं है, उदासियां, तन्हाइयां, खामोशियां, लॉकडाउन, और 2-3 शेर। भले ही प्यार का मौसम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है। बेहतरीन। मैं आया हूँ तुम्हारे साथ रोने, पूरी दुनिया कह रही है ये बात। हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं। वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन। हमारे पास भी मरहम नहीं है। पूरा देश लॉकडाउन में है, लेकिन कुछ जगह सरकारें भी बन रही हैं, मंत्री शपथ भी ले रहे हैं। तब एक शेर पढ़ रहा हूँ कि यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ दस्तार का मातम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। और लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन, लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन, मेरी जिंदगी का खूबसूरत दौर, पागलपन। पागलपन। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम, मगर मन फिर भी करता है करूं कुछ और, पागलपन। वो देखिए, हम इलाहाबाद से हैं, आपने बताया ना कि आप बुंदेलखंड से हैं, हम इलाहाबादी लोग हैं। प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन दिन होते हैं वो इलाहाबाद में गुजरे। तो इलाहाबाद जब धड़कनों में रहता है तो वो आपको पूरी जिंदगी पागलपन वाले मोड में ही रखता है, बंजारा बना के रखता है। हमने वहाँ तैयारी की है, साउथ सिविल लाइंस में, हनुमान मंदिर के बाजू में एक इंस्टीट्यूट था,
हम वहाँ सिविल की तैयारी करते थे, तो हमको पूरा माहौल पता है। और अल्लाहपुर बागम्बरी गद्दी में रहते थे, खुलदाबाद में रहे। बहस करते करते जब आप भौकाल में आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ इलाहाबादी टच है आपके अंदर। चलिए, जानकारी बढ़ाने के लिए और बहुत गहरा वाला है। तो इश्क भी तो वहीं से नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बात का था। अच्छा था, खूबसूरत था। धन्यवाद। हाँ। कुछ और हो जाए सर, लगातार देखिए लोग हमको मैसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इमरान भाई से आप जो है और सुनिए, सुनते जाइए। एक नज्म इन दिनों जो बहुत सुनी जा रही है देश में, अब 4-5 मिनट मुझे अच्छे से मिल जाए तो मैं एक नज्म सुना। बिल्कुल बिल्कुल, 4 मिनट आपको इस वक्त पूरे देश के नाम। अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज्म हुआ करती है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जी, वो बड़ी पॉपुलर नज्म है। इन दिनों मैंने उससे कोरोना के संदर्भ में एक नज्म बना करके पूरे देश को सुनाया, और पूरा देश बहुत सुन रहा है। तो मेरा मन है कि हिंदी खबर को भी सुना दूं। पहली बार मैं किसी उस पे इसको सुना रहा हूँ। ये दुआ है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो कोरोना से जूझ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, टूटता जाता है दिल, सांस ठहर जाती है, हर तरफ लाशों के उठने की खबर आती है, अहले दुनिया ने तेरी बात नहीं मानी है, तू है नाराज तो वीरानी ही वीरानी है, वो बलाई वो आफत वो मुसीबत आई, सारे आलम को बचाने की जरूरत आई, तू अगर चाहे तो हर बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा नहीं देखा जाता, रोज इस डर में इजाफा नहीं देखा जाता, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल जाएगा, प्यार की अम्म की हिम्मत की दवा दे, बहुत बेहतरीन। गुनहगारों को थोड़ी बाग़बां अपने हर एक गुल की हिफाजत करना, हर घड़ी बाग की बुलबुल की हिफाजत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं तालियां बजाना चाहता हूं, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं इमरान भाई कि सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू, ये अभी तक का सुपर हिट इंटरव्यू है पिछले 3 महीनों का, और इस वक्त 10,000 से ज़्यादा लोग फेसबुक में एक साथ आपको लाइव देख रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ, और तकरीबन 8,000 शेयर हो चुके हैं अभी इस इंटरव्यू के अकेले फेसबुक पर। अतुल भाई, मैं बहुत जज्बाती होकर देश से एक बात कहना चाहता हूँ। हम सबको मिलजुल के यहीं रहना है, कोई किसी को कहीं निकाल नहीं देगा, कोई किसी को भगा नहीं देगा, सबको मिलजुल के रहना है। ये देश सबके मिलजुल करके रहने से आगे बढ़ेगा। हम सब प्रयास करें। राजनीतिक वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हम इतने उग्र ना हो जाएं। जैसे पालघर के इशू पर इतनी बहस हुई,
लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिस पर देश के किसी व्यक्ति ने बहस नहीं करी और उस पर ध्यान भी नहीं किया कि इस देश में सोशल मीडिया पे लगातार एक खबरें, एक अफवाहें प्रसारित की गई कि मुसलमानों ने तमाम साधुओं को कोरोना से ग्रसित करके इलाकों में भेजा है और वो जाके आपको संक्रमित करेंगे, आप आगाह रहिएगा। मुझे लगता है कि ऐसी खबरें मेरे पास कम से कम 50 ऐसे सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं और बड़े ग्रुपों में जिसमें 50,000 लोग कनेक्ट हैं, ऐसे ग्रुपों में शेयर हुए। मुझे लगता है कि इन अफवाहों से देश को बचाइए, देश को नुकसान हो रहा है। जो जाने गई हैं वो जाने लौट के नहीं आएंगे। तो देश से आग्रह करता हूं कि सबको एकजुट होकर के सबको साथ लेके चलिए। अभी जो नई थेरेपी आई है कि जो कोरोना से ग्रसित रहे होंगे, कोरोना से ठीक हुए हैं, उनका खून लेकर के उसकी प्लाज्मा से जो है उनका कोरोना के लोगों का इलाज होगा। आप मुझे एंटीबॉडी बनाई जाएगी और वो डॉट किया जाएगा, उससे जो है वो बताइए कि एंटीबॉडी जब वो निकल करके वो किसी उसमें रख उठेगा यूनिट में, तो कोई पहचान पाएगा कि वो मुसलमान के खून से निकला है, बहुत अच्छी बात है हिंदू के खून से निकला। बहुत अच्छी बात है, बहुत। इमरान भाई, इतनी नफरत, इमरान भाई मेरा सलाम, बहुत अच्छी बात है, इतनी वेरी गुड ना फैला दी जाए कि हम एक दूसरे पे भरोसा न कर सकें। आप मदरसे में बैठ करके आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी हुई है। मैंने कहा ना, मैं तमाम ऐसे स्कूल है, मैं संस्कृत, मेरी हाई स्कूल में मेरा विषय संस्कृत था, मैंने हिंदी साहित्य से एमए किया, बेहतरीन मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ा है। लेकिन मैं उन गोस्वामी को जानता हूं जिन तुलसी के नाम के पहले गोस्वामी लगता था, लेकिन आज के गोस्वामी क्या कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस देश को एकजुटता की राह पर ले चलिए और सबसे आग्रह है कि घर में रहिए, स्टे सेफ। मैं सरकार की कोई आलोचना ना करते हुए कह रहा हूं कि सरकार की तमाम गाइडलाइन का पालन करिए, ठीक है, घर में रहिए। सरकार टेस्टिंग बहुत कम करवा पा रही है, तो बचने का सिर्फ एक उपाय है कि घर रहिए। बहुत शुक्रिया इमरान प्रताप बड़ी साहब, बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके बहुत मजा आया। जीवन के सारे रंग हमने इस 1 घंटे में समेटने की कोशिश की। इसमें हमने वीर रस का भी इस्तेमाल किया, हमने इसमें वात्सल्य भी दिखाया, प्रेम भी दिखाया, हमने इसमें उद्वेग भी दिखाया, हमने इसमें तमाम दूसरे भावनात्मक रसकों का भी इस्तेमाल किया, अतिशयोक्ति अलंकार का भी इस्तेमाल हुआ इस पूरी चर्चा में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इन शब्दों को दिल पे ना लेंगे। ये टेलीविजन है, ये शो है, एंड द शो मस्ट गो ऑन। और आपसे बातचीत करके एक बात मुझे और निकल के आई, जो मैं पहले कहता हूं इमरान भाई, कि भारत की सरकार को चाहिए कि अब सोशल आधार कार्ड पहचान पत्र को आधिकारिक तौर पे लिंक करने का फैसला सुना दे, एक कानून बना दे, ताकि कोई भी व्यक्ति बगैर आधार कार्ड के या बगैर फोटो, डिजिटल फोटो आईडी के कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बना ही ना पाए। इससे इस देश में सोशल मीडिया का चंडू खाना जो है, किसी कर देता है, उस पर तत्काल रोक लगे। ये आज इस बातचीत का लब्बो-लुआब है। मैं समर्थन करता हूं, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपकी बात का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। आप भी सुरक्षित रहिए, आप और अपने परिवार समेत घर के भीतर रहिए, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए, और इंशाल्लाह बाद एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे आपसे और गले लगेंगे आपके। ये मुश्किल वक्त है, ये वक्त जल्दी बीत जाएगा। ये ऐसी रेस है, जो रुक गया वो जीत जाएगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, मैं पिछले 1.25 महीने से घर में हूँ, बाल बड़े हो गए हैं, इस बात की गवाही है कि मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार।